तो दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विश मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी द्वारा इसे बनाया गया है और ये एक फैमिली फैंटेसी मूवी है। इस मूवी की रेटिंग के बारे में बात की जाए तो IMDb रेटिंग इसकी 5.6 की है, 10 में से। साथ ही साथ 47% की रेटिंग है, एक जैसे मैट्रिक्स की रेटिंग है और 48% ही रेट टमेटोज की रेटिंग है, जो कि एक तरह से ठीक ठाक रेटिंग है इस मूवी के मुताबिक। और 1 घंटा 42 मिनट टोटल इस मूवी की लेंथ है। तो आज हम इसी मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। विश एक 2023 अमेरिकी एनिमेटेड संगीत फैंटेसी फिल्म है जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। इसे जेनिफर ली और एलिसन मूर की पटकथा से क्रिस बक और फॉन वीरासुथोर्न, उनके फीचर निर्देशन में पहली फिल्म में, द्वारा निर्देशित किया गया था, जो ली, बक, वीरासुथोर्न और मूर द्वारा परिकल्पित कहानी पर आधारित थी और पीटर डेल वेचो और हुआन पाब्लो द्वारा निर्मित थी। रेस लैंकिस्टर जोन्स, ली और डॉन हॉल कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्यरत हैं। ला शैली पारंपरिक एनिमेशन के स्वरूप के साथ कंप्यूटर एनिमेशन को जोड़ती है। फिल्म में एरियाना डेबोस, क्रिस पाइन, एलन टुडिक, एंजेलिक कैब्राल, विक्टर गाबर, नताशा रोथवेल, जेनिफर कुमियामा, हार्वे गुइलेन, इवान पीटर्स, रेमी यूसुफ और जॉन रुडनिट्स्की की आवाजें हैं। कहानी रोसास साम्राज्य में आशा डी बोस नाम की 17 वर्षीय लड़की पर केंद्रित है, जो जरूरत के क्षण में सितारों से एक भावुक विनती करती है, जिससे उसकी मुलाकात एक जीवित, जादुई सितारे से होती है जो टूटकर गिर गया है। आकाश और वे एक साथ राज्य का दुष्ट शासक मैग्निफिको पाइन का सामना करते हैं। विश का विकास 2018 में शुरू हुआ, लेकिन जनवरी 2022 तक सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया, जब ये पता चला कि ली डिज्नी एनिमेशन में एक मूल फिल्म लिख रहे थे। सितंबर 2022 में परियोजना की आधिकारिक घोषणा की गई, जिसमें डीबोस और टुडिक की भागीदारी के साथ शीर्षक का खुलासा किया गया। बक और वीरसुथोर्न, जिन्होंने फ्रोजन 2013 में ली के साथ क्रमशः सह निर्देशक और कहानी कलाकार के रूप में काम किया था, को उसी महीने निर्देशक के रूप में पुष्टि की गई। बाद में मूर ने पटकथा लिखने में ली के साथ जुड़ने के लिए काम पर रखा। विश डिज्नी के शताब्दी वर्ष से प्रेरित है, जो अधिकांश डिज्नी फिल्मों की थीम को एक साथ जोड़ती है, इच्छाएं पूरी होना। ये फिल्म विशिंग स्टार की मूल कहानी मानी जाती है। 6-7 जूलिया माइकल्स और बेंजामिन राइस ने गीत लिखे, जबकि डिज्नी के नियमित ऑर्केस्ट्रेटर डेव मेट्जगर ने स्कोर तैयार किया। 8 विश का प्रीमियर 8 नवंबर 2023 को हॉलीवुड, लॉस एंजल्स में एल कैपिटन थिएटर में हुआ और 22 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। 9 फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें गायन, प्रदर्शन, एनिमेशन की प्रशंसा की गई और व्यापक डिज्नी कैनन के संदर्भ, लेकिन कथानक, गाने और पटकथा की आलोचना। इसने $175-200 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में लगभग $254 मिलियन की कमाई की, जो बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक साबित हुई। 10-11 फिल्म को कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी शामिल था। कथानक। कई साल पहले राजा मैग्निफिको और उनकी पत्नी रानी अमाया ने भूमध्य सागर में एक द्वीप पर रोसास राज्य की स्थापना की। जादू टोना का अध्ययन करने के बाद मैग्निफिको अपने विषयों की सबसे बड़ी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। उनमें से प्रत्येक ने राजा द्वारा मुहरबंद और संरक्षित होने की अपनी इच्छाओं की स्मृति को छोड़ दिया जब तक कि वो उन्हें पूरा नहीं कर लेता। महीने में एक बार एक औपचारिक कार्यक्रम में मैग्निफिको एक इच्छा पूरी करने का विकल्प चुनता है। वर्तमान में 17 वर्षीय आशा अपने दादा सबिनो के 100वें जन्मदिन के दिन मैग्निफिको के प्रशिक्षु की नौकरी के लिए साक्षात्कार की तैयारी करती है। यह उम्मीद करती है कि मैग्निफिको लोगों को प्रेरित करने की सबिनो की इच्छा को पूरा करेगा। साक्षात्कार तब तक अच्छा चलता है जब तक आशा सबिनो की इच्छा पूरी करने का अनुरोध नहीं करती है, लेकिन इच्छा की मायाविता को अपनी शक्ति के लिए संभावित खतरे के रूप में देखते हुए मैग्निफिको ने इसे अस्वीकार कर दिया। आशा को एहसास होता है कि मैग्निफिको कभी भी उनके मालिकों की अधूरी इच्छाओं को वापस करने का इरादा नहीं रखता है, और जब वो उसके तरीकों पर सवाल उठाती है, तो मैग्निफिको उसकी प्रशिक्षुता स्वीकार करने या उसके परिवार के सदस्यों की किसी भी इच्छा को पूरा करने से इनकार कर देता है।
आशा कोशिश करती है लेकिन सबीनो और उसकी मां सकीना को ये समझाने में विफल रहती है कि मैग्निफिको उन्हें धोखा दे रहा है। व्याकुल होकर वो एक तारे पर अपनी इच्छा व्यक्त करती है और उसे आश्चर्य होता है। तारा प्रकाश की एक मानवरूपी गेंद के रूप में आकाश से उतरता है, जिसे आशा तारा नाम देती है। स्टार का जादू आशा की पालतू बकरी वेलेंटिनो सहित जंगल के जानवरों को बात करने की क्षमता देता है, जिससे आशा को अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्टार की मदद लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। राज्य में हर कोई स्टार की उपस्थिति को महसूस करता है और मैग्निफिको को इससे खतरा महसूस होता है। अमाया की दलीलों के बावजूद वो अपनी सत्ता की स्थिति को बनाए रखने के लिए निषिद्ध काले जादू की ओर रुख करता है, क्योंकि उसकी प्रजा उसके शासन करने के तरीके पर संदेह करने लगती है। आशा सबीनो की इच्छा पूरी करती है और वो इसे याद करके बहुत खुश होता है, लेकिन मैग्निफिको उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आता है। उसे सूचित किया जाता है कि स्टार को बुलाने के लिए आशा जिम्मेदार थी। काले जादू से भ्रष्ट होकर मैग्निफिको ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए स्टार के जादू और रोसास की इच्छाओं का उपयोग करने का इरादा किया, जिससे सबीनो और सकीना को पास के एक द्वीप में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि आशा, स्टार और वेलेंटिनो नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पीछे रह गए। आशा के दोस्तों में से एक मन के बारे में पता चला है कि उसने ही आशा को मैग्निफिको को इस उम्मीद में बेच दिया था कि उसकी शूरवीर बनने की इच्छा पूरी हो जाएगी। मैग्निफिको इच्छा पूरी करता है, लेकिन साथ ही साइमन को आशा को पकड़ने के लिए उसका अनुचर बनने के लिए मोहित करता है। आशा अपने अन्य दोस्तों डाहलिया, बाजीमा, डारियो, गैबो, हेल और सफी को एकजुट करती है। मैग्निफिको के भ्रष्टाचार का पता चलने पर अमाया भी उनके साथ शामिल हो गई। जबकि उसके दोस्त मैग्निफिको के अध्ययन में घुसपैठ करते हैं और इच्छाओं को मुक्त करने के लिए छत खोल देते हैं, आशा मैग्निफिको का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन छद्मवेशी साइमन उसे धोखा दे देती है, जिसे वो जानवरों की मदद से हरा देती है। मैग्निफिको महल के टॉवर पर चढ़ता है, हर इच्छा की शक्ति को अवशोषित करता है और स्टार को फंसाता है। आशा उसे रोकने का प्रयास करती है, लेकिन आसानी से उस पर काबू पा लिया जाता है, क्योंकि मैग्निफिको आकाश को अवरुद्ध कर देता है और नागरिकों को स्थिर कर देता है, जिससे वे सितारों की कामना नहीं कर पाते हैं। हार मानने को तैयार नहीं, आशा नागरिकों को रोसास के भविष्य को बदलने की इच्छा रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। उनकी सामूहिक इच्छा की ताकत अंततः मैग्निफिको पर हावी हो जाती है, जिसका जादू उसे अपने कर्मचारियों के दर्पण के अंदर फंसाकर उसके खिलाफ हो जाता है, जबकि नागरिक अपनी मुहरबंद इच्छाओं को उन्हें आगे बढ़ाने की नई सराहना के साथ पुनः प्राप्त करते हैं। अमाया रोसास का एकमात्र शासक बन जाता है, जिससे नागरिकों को उनकी इच्छाओं को स्वयं पूरा करने में मदद मिलती है। पछतावे वाले साइमन को आशा और उसके दोस्तों ने माफ कर दिया है। स्टार ने आशा को एक जादू की छड़ी उपहार में दी ताकि वह अन्य सितारों के बीच आकाश में लौटने से पहले लोगों को सपने देखने के लिए प्रेरित कर सके। वॉइस कास्ट: बाएं से दायां। शीर्ष पंक्ति: एरियाना डेबोस, क्रिस पाइन, एलन टुडिक, एंजेलिक कैब्र और विक्टर गाबर क्रमशः आशा, किंग मैग्निफिको, वैलेंटिनो, क्वीन अमाया और सबीनो की भूमिकाएं निभाते हैं। निचली पंक्ति: नताशा रोथवेल, इवान पीटर्स, हार्वे गुइलेन, रेमी यूसुफ और जॉन रुडनिट्स्की क्रमशः सकीना, साइमन, गैबो, सफी और डारियो की भूमिकाएं निभाते हैं। आशा के रूप में एरियाना डेबोस, एक 17 वर्षीय लड़की जो आने वाले अंधेरे को महसूस करने के बाद रोसास को बचाने में मदद करने के लिए एक सितारे की कामना करती है। 12-13 निर्देशक क्रिस बक का कहना है कि आशा ऊर्जावान है, अपने समुदाय की एक उत्साही सदस्य जो गर्व से इस अविश्वसनीय जगह को दिखाती है जहां वो बड़ी हुई है। 14 किंग मैग्निफिको के रूप में क्रिस पाइन, रोसास का राजा जो लोगों की इच्छाओं का एकमात्र रक्षक है। लेखक एलिसन मूर कहते हैं कि उनकी प्रेरणाएं सम्मानजनक नहीं हैं। मैग्निफिको को लगता है कि इच्छाएं सिर्फ विचार हैं, लेकिन वे आपके दिल का एक हिस्सा हैं, आपके दिल का सबसे अच्छा हिस्सा। फिर भी वो उन्हें इन इच्छा बुलबुले के अंदर रखता है, सैकड़ों वे, और उनमें से अधिकांश हमेशा वहीं रहेंगे, क्योंकि इसी तरह से वो राज्य को नियंत्रित करता है, झूठी आशा देकर। 14-15 वेलेंटिनो के रूप में एलन टुडिक, एक बकरी जिसकी संवाद करने की इच्छा तब पूरी होती है जब स्टार का जादू उसे बात करने की क्षमता प्रदान करता है। 12 रानी अमाया, राजा मैग्निफिको की पत्नी और रोसास की रानी के रूप में एंजेलिक कैब्र। 16 सबीनो के रूप में विक्टर गाबर, आशा के 100 वर्षीय दादा जो अपनी इच्छा पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 14-17-18 आशा की मां सकीना के रूप में नताशा रोथवेल। 17
डेहलिया के रूप में जेनिफर कुमियामा, आशा की सबसे अच्छी दोस्त जो शाही बेकर और द टीन्स की अनौपचारिक नेता है। वह स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स के डॉक्टर से प्रेरित थी। 181714 गैबो के रूप में हार्वे गुइलिन, एक लड़का जो सनकी है लेकिन उसका दिल सोने का है और वह द टीन्स का हिस्सा है। वह स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स के ग्रम्पी से प्रेरित थे। 1417 हेल के रूप में निको वर्गास, एक खुशमिजाज लड़की जो द टीन्स का हिस्सा है। वह स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स के हैप्पी से प्रेरित थी। 17 साइमन के रूप में इवान पीटर्स, बड़े दिल वाला एक मजबूत लड़का जो द टीन्स का हिस्सा है। वह स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स के स्लीपी से प्रेरित थे। 141718 बजीमा के रूप में डेला सबा, एक शर्मीली लड़की जो द टीन्स का हिस्सा है। वह स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स के बैशफुल से प्रेरित थी। 17 सफ़ी के रूप में रेमी यूसुफ, एक लड़का जो एलर्जी से पीड़ित है और द टीन्स का हिस्सा है। वह स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स के स्नीजी से प्रेरित थे। 1714 डारियो के रूप में जॉन रुडनिट्स्की, आशा का गुलाबी गाल वाला और आकर्षक कान वाला दोस्त जो द टीन्स का हिस्सा है। वह स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स के डोपे से प्रेरित थे। 1714 अतिरिक्त आवाज कलाकारों में माउंटेन क्लाइंबर के रूप में केओन यंग, टॉल मैन टूरिस्ट और गार्ड #1, बन्नी और बेबी मशरूम के रूप में लुकास सिगलर, माउस और माउंटेन क्लाइंबर वाइफ के रूप में हॉलैंडर वॉटकिंस, स्टैग के रूप में वुडी बक, गार्ड #2 और सिटीजन #5 शामिल हैं। शिप कैप्टन और फैन टूरिस्ट के रूप में एफे, माउंटेन क्लाइंबर की पत्नी और टूरिस्ट की मां के रूप में निकोल लिन इवांस, फ्लाइंग वुमन के रूप में हीथर मातरज्जो, सानिया के रूप में नसीम पेद्रोड और टूरिस्ट बॉय के रूप में अब्राहम सिगलर। 19 गायक और टेलीविजन प्रस्तोता रोशेल ह्यूम्स ने फिल्म केयू के संस्करण में रोशेल नामक एक ग्रामीण की भूमिका निभाई है जो एक जहाज का कप्तान बनना चाहता है। 20 ये बेटे निकोल ब्राउन और जेम्स मोनरो इग्लेहॉट ने IMA स्टार के दौरान मुखर भूमिका निभाई है और उन्हें वुडी बक के साथ क्वायर के प्रमुख गायकों के रूप में श्रेय दिया जाता है। 21-19 उत्पादन विकास सह निर्देशक क्रिस बक बाएं और सह लेखक जेनिफर ली दाएं। विश का विकास 2018 में शुरू हुआ, लेकिन 21 जनवरी 2022 तक इसका सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया, जब ये बताया गया कि वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो के मुख्य रचनात्मक अधिकारी जेनिफर ली स्टूडियो में एक मूल फिल्म लिख रहे थे। 22-23 9 सितंबर 2022 को 2022 D23 एक्सपो प्रेजेंटेशन के दौरान डिज्नी एनिमेशन ने फिल्म के शीर्षक की घोषणा की, साथ ही यह भी बताया कि निर्देशन टीम में क्रिस बक और फॉन वीरसुथोन और पीटर डेल वेचो और हुआन पाब्लो रेयस लैंकेस्टर जोन्स निर्माता के रूप में शामिल होंगे। बक, वीरसुथोन और डेल वेचो सभी ने क्रमशः सह निर्देशक, कहानी कलाकार और निर्माता के रूप में फ्रोजन फ्रेंचाइजी पर ली के साथ काम किया था। ये भी घोषणा की गई कि कला शैली डिज्नी के पारंपरिक जल रंग एनिमेशन और कंप्यूटर एनिमेशन के रूप को संयोजित करेगी, जिसका उपयोग कंपनी अपने आधुनिक काल में करती है। संगीतकार डेव मेट्सगर ने स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स 1937 और स्लीपिंग ब्यूटी 1959 को पात्रों के डिजाइन और सेटिंग के लिए प्रेरणा के मुख्य स्रोत के रूप में उद्धृत किया, साथ ही बाद की फिल्म को फिल्म प्रस्तुत करने के निर्णय का स्रोत बताया गया। 2:55 एक पहलू अनुपात में 12-24 वीरसुथोन, जो इस फिल्म के साथ फीचर निर्देशन की शुरुआत कर रहे थे, ने कहा कि वो इस फीचर के साथ वॉल्ट डिज्नी को सम्मानित करने को लेकर उत्साहित थी। हमारी कला और प्रौद्योगिकी टीम ये पता लगाने के लिए एक साथ आएगी कि 20वीं सदी को कैसे संयोजित किया जाए। चित्रण स्वरूप में वॉल्ट डिज्नी को हमारे पास मौजूद सीजी तकनीक से प्रेरित किया। 25 फिल्म का एनिमेशन मूल रूप से पूरी तरह से पारंपरिक होने का इरादा था, लेकिन बाद में इसे कंप्यूटर एनिमेशन के साथ मिश्रित करने का निर्णय लिया गया जब फिल्म निर्माताओं की राय में अकेले 2D को कैमरा मूवमेंट और चरित्र चित्रण के संदर्भ में बहुत अधिक सीमाएं माना गया। 26 आर्ट ऑफ विश आर्ट बुक से पता चला कि रानी अमाया मूल रूप से मैग्निफिको के साथ एक खलनायक बनने जा रही थी। 27 जबकि स्टार मूल रूप से एक मानवीय चरित्र था, कुछ हद तक जादुई, कुछ हद तक चमकदार, थोड़ा पीटर पैन से प्रेरित। 28 इसके अतिरिक्त कई अवधारणाओं और दृश्यों को अंततः तैयार फिल्म से काट दिया गया या बदल दिया गया,
जिसमें एक दृश्य भी शामिल था जहां आशा और उसका परिवार एक गांव में छिप जाते हैं जहां लोग पेड़ों पर अपनी इच्छाएं लिखते हैं और सबिनो आशा को मैग्निफिको से लड़ने के लिए प्रेरित करने के तुरंत बाद र जाता है। 29 जंगल के माध्यम से एक पीछा करने वाला दृश्य जहां रानी अमाया और उसके रक्षकों से बचने के लिए स्टार कई प्राणियों में बदल गया। 30 और एक वैकल्पिक अंत जहां मैग्निफिको ने सर्वशक्तिशाली बनने की इच्छा जताई और आशा ने उसे रोकने का इरादा किया, वैलेंटिनो को स्टार के रूप में पारित करें। 31 आशा के ठीक होने के बाद ए विश वर्थ मेकिंग गाने वाले सबिनो के एक दृश्य को अज्ञात कारणों से विकास के अंत में फिल्म से काट दिया गया था। 32 कास्टिंग 9 सितंबर 2022 को 2022 D23 एक्सपो के दौरान एरियाना डेबोस और एलन टुडिक को क्रमशः आशा और वैलेंटिनो की प्रमुख भूमिकाओं में लेने की घोषणा की गई थी। 12-26 अप्रैल 2023 को सिनेमाकॉन में ये घोषणा की गई कि क्रिस पाइन किंग मैग्निफिको को आवाज देंगे। 15 ली ने पाइन के बारे में कहा, राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में राजा मैग्निफिको को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा निभाए जाने की आवश्यकता थी जो इस उदार चरित्र को सभी आकर्षण, चतुराई और करिश्मा दे सके, और क्रिस खूबसूरती से वो सब ला रहा है और फिर कुछ। 15-18 सितंबर 2023 को एंजेलिक कैब्र को राजा मैग्निफिको की पत्नी रानी अमाया की आवाज के रूप में घोषित किया गया था। 16 पूरे ट्रेलर की रिलीज के साथ बाकी कलाकारों की घोषणा की गई। 17 संगीत मुख्य लेख विश साउंड ट्रैक जूलिया माइकल्स को सितंबर 2022 में D23 एक्सपो में विश के लिए मूल गीतों के बोल और आंशिक संगीत लिखने की घोषणा की गई थी। गानों पर काम 1 साल पहले कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू हुआ था। 33 अप्रैल 2023 तक डेव मेट्जगर को फिल्म का स्कोर तैयार करने की पुष्टि की गई, जबकि बेंजामिन राइस अतिरिक्त संगीत देकर गीत लिखने के लिए माइकल्स के साथ शामिल हो गए। 34 अप्रैल में सिनेमाकॉन में डिज्नी ने आशा की दिस विश गाना गाते हुए एक क्लिप दिखाई, जिसे डेडलाइन हॉलीवुड के पत्रकारों ने एक बहुत सुंदर, शक्तिशाली न के रूप में वर्णित किया। 35-18 अक्टूबर 2023 को ये पता चला कि जेपी सक्से भी दिस विश गीत के लिए अतिरिक्त संगीत बनाने के लिए गीत लेखन टीम में शामिल हो गए थे। 36 गीतकार जूलिया माइकल्स बाएं और जेपी सक्से दाएं। फिल्म के अंडरस्कोर और ऑर्केस्ट्रेशन के लिए मेट्जगर ने स्कोर में रंग लाने और उस साम्राज्य को जगाने के लिए जातीय तालवाद्य जैसे कैस्टनेट और फिंगर झांझ के साथ साथ गिटार जैसे भूमध्यसागरीय क्षेत्र के उपकरणों को शामिल किया। उद्धरण वांछित फिल्म में व्हेन यू विश अपॉन ए स्टार भी शामिल है, जो द वॉल्ट डिज्नी कंपनी का हस्ताक्षर गीत है, जिसे पहली बार पिनोचियो 1940 में पेश किया गया था। गाने को अंडरस्कोर में शामिल करने के लिए मेट्जगर ने क्रिस बक के अनुरोध पर गाने के पहले 5 नोट्स का उपयोग किया और कहा कि फिल्म निर्माता कुछ अलग चाहते थे। मैंने एक अलौकिक बनावट के साथ बजाया, इसलिए हम वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स की 100वीं वर्षगांठ के लोगों से आगे बढ़ते हैं। और रोसास और विश की भूमि में संक्रमण 37 16 अक्टूबर 2023 डिज्नी स्टूडियो की आधिकारिक 100वीं वर्षगांठ पर गुड मॉर्निंग अमेरिका पर यह घोषणा की गई थी कि साउंड ट्रैक के गाने 18 अक्टूबर 2023 से हर बुधवार को दिस विश के साथ रिलीज होंगे। साउंड ट्रैक 17 नवंबर 2023 को वॉल्ट डिज्नी रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद 22 नवंबर 2023 को मेट्जगर के स्कोर, गाने के वाद्य संस्करण और माइकल्स के साथ डेमो रिकॉर्डिंग की विशेषता वाला एक विस्तारित डीलक्स संस्करण जारी किया गया था। 38-39 रिलीज विश का विश्व प्रीमियर हॉलीवुड लॉस एंजल्स KL कैपिटन थिएटर में 8 नवंबर 2023 को हुआ। 2023 SAGAFTRA हड़ताल की समाप्ति के कुछ ही घंटों बाद अगले दिन 12:01 बजे क्रिस बक फोन के साथ घोषणा की गई। वीरसुंठॉन, जेनिफर ली और डिज्नी के CEO बॉब इगर उपस्थित थे और आशा, मिकी माउस और मिन्नी माउस कलाकारों के स्थान पर नीले कालीन पर चल रहे थे, जबकि थिएटर के ऊपर एक लाइव ड्रोन शो दिखाया गया था। 40-4142 इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 नवंबर को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 43 यूनाइटेड किंगडम का प्रीमियर 20 नवंबर 2023 को ओडियन लक्स लीसेस्टर स्क्वायर में हुआ था। 44-16 फरवरी 2023 को कंपनी के स्ट्रेंज वर्ल्ड और पिक्सर के लाइटईयर दोनों 2022 की व्यावसायिक विफलताओं के बाद डिज्नी ने कथित तौर पर परिवारों को सिनेमाघरों में वापस लाने की उम्मीद में विश और पिक्सर के एलिमेंटल दोनों के लिए नाटकीय खिड़कियां बढ़ाने पर विचार किया। 4-5-4-6-1-5 जून
2023 को एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में विश के 20 मिनट के फुटेज दिखाए गए। 22 फिल्म की अर्ली एक्सेस स्क्रीनिंग 18 नवंबर 2023 को हुई, जो मिकी माउस और मिन्नी माउस के 95वें जन्मदिन के अवसर पर थी, जिसके लिए इसकी स्मृति में एक विशेष ब्रांड स्पॉट इन स्क्रीनिंग से जुड़ा हुआ था। 47-48 जुलाई 2023 में यह बताया गया कि डिज्नी 2023 हॉलीवुड श्रम विवादों के कारण विश सहित अपनी 2023 की कुछ रिलीज को स्थगित करने पर विचार कर रहा था। 49 मार्केटिंग। लेगो ने 1 अक्टूबर 2023 को फिल्म के दृश्यों पर आधारित 3 सेट जारी किए। फंको, मेटल, हैस्ब्रो और मूस टॉयज ने भी 4 अक्टूबर 2023 को फिल्म के पात्रों पर आधारित खिलौने और मूर्तियां जारी की। 50-5129 सितंबर को 2023 डिज्नी ने बताया कि फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर फ्रोजन 2 2019 के बाद से उनकी किसी भी एनिमेटेड फिल्म का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर बन गया, जिसने सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर विश्व स्तर पर 66.5 मिलियन से अधिक बार देखा, जो कि जारी किए गए टीजर ट्रेलर के 20 मिलियन व्यूज को पार कर गया। वर्ष की शुरुआत में और टिकटॉक पर डिज्नी फिल्म का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर बन गया। फिल्म की मौलिकता, पात्र, संगीत और कहानी में फिल्म के खलनायक के रूप में किंग मैग्निफिको की स्थिति की सोशल मीडिया पर प्रशंसा की गई। 52 4 अक्टूबर 2023 को डिज्नी ने मेक ए विश फाउंडेशन, नेस्ले, जनरल मिल्स, टैको बेल, मैकडॉनल्ड्स, एप्पलबीज, फ्रेंडलीज और टीजीआई फ्राइडेज के साथ साझेदारी में विश टुगेदर अभियान की घोषणा की, जिसमें डिज्नी 10% दान करेगा। फिल्म से लेकर फाउंडेशन, उत्पाद और रेस्तरां तक प्रत्येक व्यक्तिगत वस्तु का बिक्री मूल्य $1 मिलियन तक। 53 सितंबर 2023 में डेस्टिनेशन D23 में ये घोषणा की गई थी कि आशा फिल्म को बढ़ावा देने के लिए पूरे नवंबर में डिज्नी पार्क में कार्टून नेटवर्क होटल, वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड, टोक्यो डिज्नी रिजॉर्ट, हांगकांग डिज्नीलैंड में मुलाकात और स्वागत करेंगी। शंघाई डिज्नीलैंड और डिज्नीलैंड पार्क, पेरिस। 2023 SAGAFTRA हड़ताल द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण फिल्म के कलाकार डेस्टिनेशन D23 कार्यक्रम में भाग लेने में असमर्थ थे। 54 क्रिस्टोफर जेम्स बक, जन्म 24 फरवरी 1958, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, एनिमेटर और पटकथा लेखक है, जिन्हें टार्ज़न 1999, सर्फ अप 2007, जिसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए 2007 के ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, फ्रोजन के सह निर्देशन के लिए जाना जाता है। 2013, जिसने 2014 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए ऑस्कर जीता, और फ्रोजन 2 2019। उन्होंने पोकाहोंट्स 1995 और होम ऑन द रेंज 2004 में एक पर्यवेक्षक, एनिमेटर और कहानी कलाकार के रूप में भी काम किया। उन्होंने एक अकादमी पुरस्कार, एनी पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार जीता है, और उन्हें 2 अकादमी, 2 बाफ्टा और 5 एनी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। 1 जीवन और करियर। विचिटा, कैंसस के मूल निवासी, बक को बचपन में सिनेमाघर में देखी गई पहली फिल्म पिनोचियो 1940 से एनिमेशन का पता लगाने की प्रेरणा मिली। 2 उनका परिवार अंततः प्लेसेंटिया, कैलिफोर्निया चला गया, जहां उन्होंने एल डोरेडो हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 3 बक ने कैलाट्स में 2 साल तक चरित्र एनिमेशन का अध्ययन किया, जहां उन्होंने 1988 से 1993 तक पढ़ाया भी। कैलाट्स में बक जॉन लासेटर 2 और माइकल जियामो दोनों के दोस्त बन गए। उन्होंने 1978 में डिज्नी के साथ एक एनिमेटर के रूप में अपना करियर शुरू किया। उद्धरण वांछित। टार्ज़न पर सह निर्देशक के रूप में उनके काम के अलावा डिज्नी में बक के अन्य क्रेडिट में 1995 की एनिमेटेड फीचर पोकाहोंटास भी शामिल है, जहां उन्होंने 3 केंद्रीय पात्रों, पसी, ग्रैंडमदर विलो और विगिंस के एनिमेशन का निरीक्षण किया। बक ने 1989 की एनिमेटेड फीचर द लिटिल मरमेड के लिए पात्रों को डिजाइन करने में भी मदद की। द रेस्क्यूअर्स डाउन अंडर 1990 और हु फ्रेम्ड रोजर रैबिट 1988 के लिए प्रयोगात्मक एनिमेशन का प्रदर्शन किया, और द फॉक्स एंड द हाउंड 1981 और द ब्लैक पर एक एनिमेटर थे। काल्ड्रॉन 1985। 4 बक ने हाइपरियन पिक्चर्स में कई फिल्में विकसित करने में मदद की और फीचर बेबे किड्स पर एक निर्देशन एनिमेटर के रूप में काम किया। उन्होंने टिम बर्टन के लाइव एक्शन फीचर फ्रैंकेनवेनी 1984
की स्टोरी बोर्डिंग की और स्टीवन स्पीलबर्ग की अमेजिंग स्टोरीज के ब्रैड बर्ड निर्देशित फैमिली डॉग एपिसोड में निर्देशक एनिमेटर के रूप में और बाद की प्राइम टाइम एनिमेटेड श्रृंखला के निर्देशक के रूप में बर्टन के साथ फिर से काम किया। बक के श्रेय में लॉस एंजल्स स्थित फिल्म फेयर, कट्स एंड फ्रेंड्स और डक सूप जैसी उत्पादन संस्थाओं के लिए कई एनिमेटेड विज्ञापन, कीबलर एल्विस सहित शामिल हैं। बक ने सोनी पिक्चर्स एनिमेशन में सर्फ अप का सह निर्देशन किया, जो जून 2007 में रिलीज हुई थी। 5. फ्रोजन के सह निर्देशक जेनिफर ली और निर्माता पीटर डेल वेचो के साथ बक। 2008 में बक के पुराने मित्र लेसेटर, जो तब डिज्नी एनिमेशन के मुख्य रचनात्मक अधिकारी थे, ने उन्हें सोनी से डिज्नी में वापस आने के लिए राजी किया। 11 सितंबर 2008 के आसपास बक ने लेसेटर को 3 विचार दिए, जिनमें से एक द स्नो क्वीन का एक परीक्षा संगीतमय संस्करण था। लेसेटर को यह विचार पसंद आया और उन्होंने बक को विकास के साथ आगे बढ़ने के लिए अधिकृत किया। 2010 के दौरान इसे रोक दिए जाने के बाद 7 दिसंबर 2011 में फ्रोजन शीर्षक के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई, जिसकी रिलीज की तारीख 27 नवंबर 2013 थी। 8 बदले में बक ने मना लिया जियामो फिल्म के कला निर्देशक के रूप में काम करने के लिए डिज्नी में वापस आएंगे। 33 जिसके लिए जियामो ने एनिमेटेड फीचर प्रोडक्शन में सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन के लिए एनी पुरस्कार जीता। सितंबर 2014 में ये घोषणा की गई थी कि बक और ली फ्रोजन पात्रों पर आधारित फ्रोजन फीवर नामक एक लघु फिल्म का सह निर्देशन करेंगे। इसे सिंड्रेला के साथ मार्च 2015 में रिलीज किया गया था। 12 मार्च 2015 को डिज्नी ने घोषणा की कि बक और ली फ्रोजन की अगली कड़ी फ्रोजन 2 का सह निर्देशन करेंगे। 10 इसे नवंबर 2019 में रिलीज किया गया था। बक ने विश का निर्देशन किया, जो नवंबर 2023 में रिलीज हुई थी। 11 व्यक्तिगत जीवन। बक का विवाह शैली 12 राय हिंटन बक से हुआ है, जो ध्वनि संपादन में एमी और ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं। उनके 3 बेटे थे, राइडर, वुडी और रीड। 13 उनके सबसे बड़े बेटे राइडर की 23 साल की उम्र में 27 अक्टूबर 2013 को एक कार टक्कर में मृत्यु हो गई, जब फ्रोजन रिलीज होने से ठीक 1 महीने पहले ग्लेंडेल फ्रीवे पर उसकी कार खराब हो गई थी, जिसके बाद वो 2 कारों से टकरा गया था। 12 राइडर एक गायक और गीतकार थे, जो अपने बैंड राइडर बक एंड द ब्रेकर्स में प्रस्तुति दे रहे थे और स्टेज 4 टेस्टिकुलर कैंसर से 1 साल की लंबी लड़ाई से उबर रहे थे। 2 मार्च 2014 को 86वें अकादमी पुरस्कारों में फ्रोजन के सह निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर का अकादमी पुरस्कार स्वीकार करने पर बक ने ये पुरस्कार अपने बेटे राइडर को समर्पित किया। 12 ये त्रासदी फ्रोजन 2 के गीत द नेक्स्ट राइट थिंग के साथ साथ राइडर नामक पात्र के लिए भी प्रेरणा थी। 14 रीड ने अपने पिता द्वारा निर्देशित सर्फ अप के एक छोटे पेंगुइन अर्नोल्ड को अपनी आवाज दी। एरियाना डेबोस RINEDEBOZ एक जन्म 25 जनवरी 1991 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। टोनी पुरस्कार और प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन के अलावा उन्हें एक अकादमी पुरस्कार, एक ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार और एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2022 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक का नाम दिया। 2 डेबोस 2009 में सो यू थिंक यू कैन डांस के 6ठे सीजन में एक प्रतियोगी थी, जहां वो शीर्ष 20 में रहीं। उन्होंने 2011 में ब्रिंग इट ऑन द म्यूजिकल में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया और मोटाउन में भूमिकाओं के साथ ब्रॉडवे पर अपना काम जारी रखा। द म्यूजिकल 2013 और पिपिन 2014। 2015 से 2016 तक वो लिन मैनुअल मिरांडा के संगीतमय हैमिल्टन में मूल कलाकारों में से एक थीं और ए ब्रोंक्स टेल 2016-2017 में जेन के रूप में दिखाई दी। 2018 में उन्हें समर द डोना समर म्यूजिकल में डिस्को डोना के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए संगीत में सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड अभिनेत्री के टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने 2022 और 2023 में टोनी अवार्ड्स की भी मेजबानी की है। डीबोस नेटफ्लिक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म द प्रोम 2020 और एप्पल टीवी जोड़ म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज शमिगाडून में भी दिखाई दिए हैं। 2021-2023 स्टीवन स्पीलबर्ग की संगीतमय फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी 2021 में अनीता के रूप में उनकी भूमिका के लिए उन्हें व्यापक पहचान मिली और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार जीता।
तब से उन्होंने डिज्नी एनिमेटेड फिल्म विश 2023 में मुख्य भूमिका के लिए आवाज दी है। प्रारंभिक जीवन। डीबोस का जन्म 25 जनवरी 1991 को विल्मिंगटन, नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था। उनकी मां जीना डेबोस 8वीं कक्षा की शिक्षिका हैं। 3 डेबोस ने रैले में सीसी एंड कंपनी डांस कॉम्प्लेक्स में नृत्य का प्रशिक्षण लिया। 4 डीबोस ने कहा है कि उनके पिता प्यूर्टो रिकॉन हैं और उनकी मां श्वेत हैं। उसके पास अफ्रीकी अमेरिकी और इतालवी वंशावली भी है। 5 करियर। प्रारंभिक कार्य और ब्रॉडवे भूमिकाएं 2009-2016। डेबोस ने अपना टेलीविजन डेब्यू 2009 में किया, जब उन्होंने टीवी श्रृंखला सो यू थिंक यू कैन डांस में प्रतिस्पर्धा की और शीर्ष 20 में जगह बनाई। 6 बाद में वह सोप ओपेरा वन लाइफ टू लिव में दिखाई दी और उत्तरी कैरोलिना में इनेस की भूमिका निभाई। ब्रिंग इट ऑन के 2011 अलायंस थिएटर प्रोडक्शन में नॉटिका की भूमिका में आने से पहले थिएटर ने हेयरस्प्रे का प्रोडक्शन किया। वो कंपनी के न्यूयॉर्क फिल्हार्मोनिक प्रोडक्शन के कलाकारों की टुकड़ी में भी दिखाई दी, जिसे टेलीविजन के लिए फिल्माया गया था। 2011 के अंत में ब्रिंग इट ऑन संयुक्त राज्य भर में एक राष्ट्रीय दौरे पर निकला। डीबोस ने 2012 ब्रॉडवे प्रोडक्शन में अपनी भूमिका जारी रखी और डैनियल के चरित्र का अध्ययन किया। 2013 में डेबोस ने ब्रॉडवे पर मोटाउन में डायना रॉस की भूमिका निभाते हुए मैरी विल्सन की भूमिका निभाई। 7 बाद में वो ब्रॉडवे पर पिप्पिन के कलाकारों में शामिल हो गई। उन्होंने एक महान और एक खिलाड़ी की भूमिका निभाई और अग्रणी खिलाड़ी की भूमिका निभाई, जिसे उन्होंने 2014 में एक छोटी अवधि के लिए संभाला। 7 उन्हें निर्देशक की भूमिका निभाते हुए सुना जा सकता है। कोरियोग्राफर ज़ोए टेलर एज द कर्टेन राइजेज में, जो ब्रॉडवे पॉडकास्ट नेटवर्क का एक मूल ब्रॉडवे सोप ओपेरा पॉडकास्ट है। 2015 में डीबोस ने ऑफ ब्रॉडवे म्यूजिकल हैमिल्टन के समूह में शामिल होने के लिए पिप्पिन को छोड़ दिया। ये शो उस वर्ष के अंत में ब्रॉडवे में चला गया। उन्होंने जुलाई 2016 में हैमिल्टन छोड़ दिया और टीवी श्रृंखला ब्लू ब्लड्स में सोफिया ऑटिस के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने थ्रिलर फिल्म सीसाइड में डैफ्ने के रूप में भी अभिनय किया। नवंबर 2016 से अगस्त 2017 तक डीबोस ने ए ब्रोक्स टेल में ब्रॉडवे पर जेन की भूमिका निभाई। 8 निर्णायक 2017-2022। 2017 के अंत में डीबोस को सैन डिएगो के ला जोला प्लेहाउस में समर द डोना समर म्यूजिकल में डिस्को डोना की भूमिका निभाते हुए उनकी सफल भूमिका के लिए चुना गया था। उन्होंने ब्रॉडवे प्रोडक्शन में इस भूमिका को दोहराया, जो अप्रैल 2018 में शुरू हुआ। 9 मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद उन्हें संगीत में सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड अभिनेत्री के लिए 2018 टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने सैम ज़ालुटस्की द्वारा निर्देशित फिल्म सीसाइड में अभिनय किया। डेबोस ने रयान मफी द्वारा निर्देशित द प्रोम के फिल्म रूपांतरण में एलिसा ग्रीन की भूमिका निभाई, जहां वह एम्मा नोलन के रूप में जो एलेन पेलमैन के विपरीत थी। 11 मार्च 2021 में डीबोस ने जस्टिन गोल्डनर द्वारा निर्मित और बेंजामिन रोहला द्वारा व्यवस्थित एल्बम R&H गोज़ पॉप के लिए रॉजर्स एंड हैमरस्टीन के शैल वी डांस की एक डांस पॉप रिकॉर्डिंग और वीडियो जारी किया। 12/2021 में डेबोस ने पैरोडी म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज शमिगाडून के सीजन 1 में स्कूल छात्रा एम्मा टेट की भूमिका निभाई। एप्पल टीवी जोड़ पर 13 शमिगाडून के सीजन 2 में 2023 में उन्होंने एमसी की भूमिका निभाई। 14 2022 में डेबोसे खुद को भूमिका निभाते हुए न देखने और इसके लिए ऑडिशन देने से इनकार करने के बावजूद 15 डेबोस ने स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित संगीतमय वेस्ट साइड स्टोरी के 2021 फिल्म रूपांतरण में अनीता की भूमिका निभाई। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा के लिए दिसंबर 2021 में रिलीज किया गया था। 16 डीबोस को अनीता के अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक ध्यान मिला। 17-18 बीबीसी के कैरिन जेम्स ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए घोषणा की, एरियाना डीबोस के एक स्तरित, गतिशील प्रदर्शन में अनीता, घूमती हुई, ध्यान का द्र है उसकी स्कर्ट और लैटिन लय पर नृत्य जो फिल्म में जोश भर देता है। 19 रोलिंग स्टोन के डेविड फियर ने लिखा, डीबोस यहां सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के लिए मजबूत दावेदार हैं, जिनकी ऊर्जा उनके गायन, उनके नृत्य, उनकी लाइन रीडिंग, उनकी साइड आइंग में एक महानगरीय ब्लॉक को शक्ति प्रदान कर सकती है। 20 उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड, क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिससे वो ये पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी लैटिना और रंगीन महिला बन गई। 21 और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार।
22-23 वेस्ट साइड स्टोरी की सफलता के बाद ये घोषणा की गई कि डीबोस 75वें टोनी अवार्ड्स की मेजबानी करेगा। 24 डेबोस ने मेजबानी के अवसर को एक बकेट लिस्ट मोमेंट कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे पास था। 25 उन्हें शो के लिए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और उत्कृष्ट विविधता विशेष लाइव के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। 26-27 उन्होंने HBO विज्ञान कथा श्रृंखला वेस्टवर्ल्ड के चौथे सीजन में भी बार बार उपस्थिति दर्ज कराई। 28 2023 वर्तमान 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में प्रदर्शन के बाद डेबोस ट्विटर पर वायरल हो गए, जहां उन्होंने एक मूल फ्रीस्टाइल रैप प्रदर्शन में महिला नामांकितों का नाम लेकर जश्न मनाया। वैरायटी द्वारा इसे कुछ बिंदुओं पर थोड़ा सा सांस फूलने के रूप में वर्णित किए जाने और गीत के बोल अजीब लगने के बावजूद शो के निर्माता निक बुलिन ने प्रदर्शन का बचाव किया और दावा किया कि इसे लाइव दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया और आलोचना अविश्वसनीय थी, अनुचित, और उसे ये बिल्कुल पसंद आया। 29-30 ये रैप एंजेला बेसेट डी द थिंग जैसी पंक्तियों के साथ पॉप कल्चर मीम बनकर वायरल हो गया। 31-32 डीबोस ने बाद में संगीत कार्यक्रम में रैप का प्रदर्शन किया। 33 डीबोस ने 2023 की डिज्नी एनिमेटेड फिल्म विश में आशा के मुख्य किरदार को आवाज दी। 34 साइंस फिक्शन थ्रिलर ISS 35-36 में उनकी मुख्य भूमिका थी और जासूसी फिल्म अर्गिल दोनों 2024 में सहायक भूमिका थी। 37 डीबोस अगली बार जेसी चंदोर द्वारा निर्देशित सुपरहीरो फिल्म क्रावन द हंटर में दिखाई देंगे। 38 और प्यार से 39 व्यक्तिगत जीवन डीबोस विचित्र है 40 और 2015 में अपने दादा दादी के पास आ गई। 41 दिसंबर 2020 में डीबोस और जो एलेन पेलमैन ने अनरूली हार्ट्स इनिशिएटिव लॉन्च किया। ये पहल युवाओं को LGBTQ जोड़ समुदाय की वकालत करने वाले संगठनों और दान से जुड़ने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। 42 डीबोस कॉस्ट्यूम डिजाइनर और प्रोफेसर सू मक्कू के साथ रिश्ते में है। ये जोड़ी 2017 में समर द डोना समर म्यूजिकल पर काम करने के दौरान मिली थी। 43 इससे पहले डेबोस थिएटर प्रॉप्स मास्टर जिल जॉनसन के साथ रोमांटिक रिश्ते में थे। इस जोड़ी की मुलाकात तब हुई जब दोनों मोटाउन द म्यूजिकल पर काम कर रहे थे। 44 फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2011 कंपनी कलाकारों की टुकड़ी 2018 समुंदर के किनारे का डैफ्नी मुख्य भूमिका 2020 हैमिल्टन एंसेंबल द बुलेट माथा कक्षा नृत्य एलिसा ग्रीन 2021 पश्चिम की कहानी अनीता 2023 वंस अपॉन ए स्टूडियो आशा आवाज लघु फिल्म ISS किरा फोस्टर पुलमैन TBA इच्छा आशा आवाज 2024 अर्गिल केरा क्रावन द हंटर कैलिप्सो पोस्ट प्रोडक्शन 45 2025 प्यार से TBA फिल्माने TBA लूट का घर TBA डाक उत्पादन विक्टर जे गाबर OC1 जन्म 16 मार्च 1949 एक कनाडाई अभिनेता है। 2 मंच और स्क्रीन पर अपने काम के लिए जाने जाने वाले उन्हें 3 जेमिनी अवार्ड्स 4 टोनी अवार्ड्स और 6 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया है। 2022 में उन्हें ऑर्डर ऑफ कनाडा का अधिकारी बनाया गया। 3 गाबर ने स्वीनी टॉड के ब्रॉडवे प्रस्तुतियों में भूमिकाएं निभाई। 1979 में द डैमन बार्बर ऑफ फ्लीट स्ट्रीट, 1983 में नॉइस ऑफ, 1989 में लेंड मी ए टेनो, 1995 में अर्काडिया और 1998 में आर्ट। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए 4 टोनी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए हैं। 1978 में नाटक डेथ ट्रैप, 1982 में नील साइमन का संगीतमय लिटिल मी, 1989 में हास्य नाटक लेंड मी ए टेनो और 1994 में डैमन यांकीज का संगीतमय कॉमेडी पुनरुद्धार। उन्होंने म्यूजिकल गॉडस्पेल 1973 में जीसस क्राइस्ट के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत की। उन्हें समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों टाइटैनिक 1997, मिल्क 2008 और अर्गो 2012 के कलाकारों के साथ 3 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स के लिए भी नामांकित किया गया है, जिन्होंने अर्गो के लिए जीत हासिल की है। अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में स्लीपलेस इन सिएटल 1993, द फर्स्ट वाइव्स क्लब 1996, लीगली ब्लॉन्ड 2001, सिकारियो 2015, डार्क वाटर्स 2019 और हैप्पीएस्ट सीजन 2020 शामिल हैं। टेलीविजन पर गाबर को ABC श्रृंखला अलियास 2001 से 2006 में जैक ब्रिस्टो के रूप में जाना जाता है,
जिसके लिए उन्हें ड्रामा सीरीज नामांकन में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए लगातार 3 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार प्राप्त हुए। लाइफ विद जूडी गार्लैंड, मी एंड माई शैडोज 2001 में सिडनी लूफ्ट के उनके चित्रण और 2001 में सिटकॉम फ्रेजियर और 2005 में विल एंड ग्रेस में उनकी अतिथि भूमिकाओं के लिए उन्हें एमी नामांकन प्राप्त हुआ। तब से वह एरोवर्स में शामिल हो गए हैं। सुपरहीरो श्रृंखला द फ्लैश 2015-2017 और लेजेंड्स ऑफ टुमारो 2016-2017, 2021 में मार्टिन स्टीन फायरस्टॉर्म। प्रारंभिक जीवन। गाबर का जन्म लंदन, ओंटारियो, कनाडा में हुआ था और वह रूसी यहूदी वंश के हैं। उनके पिता जोसेफ जो गाबर मृत्यु 1995 थे और उनकी मां बेसी होप वुल्फ मृत्यु 2005 एक अभिनेत्री, गायिका और एट होम विद होप गाबर की मेजबान थी। 4 उनका एक भाई नाथन और एक बहन अलीसा है। गाबर ने 1958 में 9 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू किया और 16 साल की उम्र में टोरंटो विश्वविद्यालय के हॉट हाउस में अध्ययन किया। 5 उन्होंने रायसन एलिमेंट्री स्कूल और लंदन सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। उन्हें ग्रैंड थिएटर के बच्चों के कार्यक्रम में भी नामांकित किया गया था और 16 साल की उम्र में उन्हें टोरंटो विश्वविद्यालय में रॉबर्ट गिल द्वारा पढ़ाए जाने वाले 6 सप्ताह के ग्रीष्मकालीन थिएटर प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वीकार कर लिया गया। 5 न्यूयॉर्क में उन्होंने HP स्टूडियो में अभिनय का अध्ययन किया। 6 करियर। संगीत। 1967 में कुछ समय तक एकल लोक गायक के रूप में काम करने के बाद उन्होंने पीटर मान, लॉरी हुड और ली हैरिस के साथ द शुगर शॉप नामक एक लोक समूह का गठन किया। समूह को मध्यम सफलता मिली और बॉबी गिबी के गीत कनाडा 1967 के एक संस्करण के साथ वो कनाडाई शीर्ष 40 में शामिल हो गया। 7 शुगर शॉप के 3 अन्य गीतों ने 1967 और 68 में कनाडाई शीर्ष 100 में निचली पहुंच बनाई। बैंड ने अलग होने से पहले द एड सुलिवन शो और द टुनाइट शो स्टारिंग जॉनी कार्सन पर प्रदर्शन किया था। 8 रंगमंच। उन्होंने यूजीन लेवी, एंड्रिया मार्टिन, गिल्डा रेडनर, डेव थॉमस, पॉल शेफर और मार्टिन शॉर्ट के साथ टोरंटो के 1972 के प्रोडक्शन गॉडस्पेल में जीसस की भूमिका निभाई। 9-10-1985 में वो लॉस एंजल्स के एहमानसन थिएटर में नॉइस ऑफ में दिखाई दिए। 11 फरवरी 2010 में गाबर। वो ब्रॉडवे पर डेथ ट्रैप, स्वीनी टोड और नॉइस ऑफ 1983 की मूल प्रस्तुतियों में और असैसिन्स के मूल ऑफ ब्रॉडवे कलाकारों के साथ साथ 1990 के दशक में डैमन यांकीज के पुनरुद्धार में दिखाई दिए। 1986 में गाबर यू नेवर कैन टेल में उटा हैगन के सामने सिकल इन द स्क्वायर में दिखाई दिए। 12 उन्हें 4 टोनी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है और उन्होंने 1994 में टोनी पुरस्कार कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिस वर्ष उन्हें डैमन यांकीज के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 13 1998 में उन्होंने ब्रॉडवे पर टोनी पुरस्कार विजेता नाटक 8 में एलन एल्डा और अल्फ्रेड मोलिना के साथ सह अभिनय किया। 2005 में उन्होंने लॉस एंजल्स ओपेरा प्रोडक्शन के ए लिटिल नाइट म्यूजिक में फ्रेडरिक की भूमिका निभाई। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एंकोज में बेन की भूमिका निभाई। इवान थॉमस पीटर्स, जन्म 20 जनवरी 1987, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्होंने 2004 की ड्रामा फिल्म क्लिपिंग एडम से अपने अभिनय की शुरुआत की और 2005 से 2006 तक ABC साइंस फिक्शन श्रृंखला इन्वेजन में अभिनय किया। उन्हें 2 स्क्रीन के लिए नामांकन के अलावा प्राइम टाइम एमी अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड समेत विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अभिनेता गिल्ड पुरस्कार। पीटर्स को 2011 से 2021 तक रयान मफी की FX एंथोलॉजी सीरीज अमेरिकन हॉरर स्टोरी में 10 सीजन में कई भूमिकाएं निभाने के लिए व्यापक पहचान मिली। HBO क्राइम मिनिसीरीज घोड़ी ऑफ ईस्ट टाउन 2021 में एक जासूस के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार दिलाया। उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए मफी की नेटफ्लिक्स मिनिसीरीज डेहमर मॉन्स्टर द जेफरी डेहमर स्टोरी 2022 में मुख्य किरदार को चित्रित करने के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और उन्हें उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। फिल्म में पीटर्स ने सुपरहीरो फिल्म किक-एस 2010 में सहायक भूमिका निभाई है और पीटर मैक्सिमॉफ क्विकसिल्वर ने एक्स-मैन फिल्म श्रृंखला 2014-2019 में सहायक भूमिका निभाई है। डकैती फिल्म अमेरिकन एनिमल्स 2018 में एक विद्रोही छात्र की भूमिका निभाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के BIFA पुरस्कार के लिए नामांकन भी मिला। प्रारंभिक जीवन।
इवान थॉमस पीटर्स का जन्म सेंट लुइस, मिसौरी में माता पिता जूली नी डेवाल्ड दो और फिलिप पीटर्स के घर हुआ था और उनका पालन पोषण बॉल्विन के उपनगर में हुआ था। एक उनके पिता चार्ल्स स्टीवर्ट मॉट फाउंडेशन के प्रशासन के उपाध्यक्ष हैं। 3 उनके माता पिता दोनों जर्मन वंश के हैं। 4, 5, 6, 7 पीटर्स का पालन पोषण कैथोलिक रूप में हुआ और उन्होंने एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ाई की। 8 उनका एक बड़ा भाई एंड्रू और एक बड़ी सौतेली बहन मिशेल है। 2001 में पीटर्स अपने परिवार के साथ ग्रैंड ब्लैंक, मिशिगन चले गए, जहां उन्होंने मॉडलिंग की और स्थानीय अभिनय कक्षाएं ली। 3 अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए 15 साल की उम्र में अपनी मां के साथ लॉस एंजल्स जाने से पहले उन्होंने ग्रैंड ब्लैंक कम्युनिटी हाई स्कूल में पढ़ाई की। 3 उन्होंने द्वितीय वर्ष के छात्र के रूप में बरबैंक हाई स्कूल ल में दाखिला लिया, लेकिन बाद में होम स्कूलिंग कक्षाएं शुरू की। 3 आजीविका। किसी जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। विश्वसनीय सूत्र जोड़कर कृपया मदद करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में बिना स्रोत वाली या खराब स्रोत वाली विवादास्पद सामग्री को लेख और उसके वार्ता पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, खासकर यदि संभावित रूप से अपमानजनक हो। स्रोत ढूंढें। इवान पीटर्स समाचार पत्र किताबें विद्वान JSTOR। जनवरी 2017 जाने कि इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है। 2004-2010 करियर की शुरुआत और किक एस। अपने दूसरे ऑडिशन में पीटर्स को निर्माता माइकल पिच्योटिनो ने फिल्म क्लिपिंग एडम में एडम शेपर्ड की भूमिका के लिए चुना था। इस भूमिका ने उन्हें फीनिक्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्णायक प्रदर्शन का पुरस्कार दिलाया। उन्होंने सोनी प्लेस्टेशन, प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस, मूवी फोन, सॉ पैच किड्स, पापा जॉन्स पिज्जा और केलॉग्स के लिए कई टेलीविजन विज्ञापनों में प्रदर्शन किया। 2004 में उन्होंने MGM फिल्म स्लीपओवर में रसेल स्पंजबॉब हेस के रूप में अभिनय किया। 9 और ABC श्रृंखला द डेज में कूपर डे के रूप में दिखाई दिए। 2004 से 2005 तक उन्होंने डिज्नी चैनल श्रृंखला फिल ऑफ द फ्यूचर के पहले सीजन में सेठ वोस्मर की आवर्ती भूमिका निभाई। 2005 से 2006 तक उन्होंने ABC विज्ञान फाई थ्रिलर श्रृंखला आक्रमण में जेसी वरोन की भूमिका निभाई। इसके बाद पीटर्स ने एन अमेरिकन क्राइम 2007, गार्डन्स ऑफ द नाइट 2008, नेवर बैक डाउन 2008 और इसके सीक्वल नेवर बैक डाउन 2, द बीट डाउन 2011 में सहायक भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने कई थिएटर नाटकों में भी अभिनय किया है, जिसमें मेट थिएटर में ओलिवर ट्विस्ट के निर्माण में फागिन की भूमिका भी शामिल है। 2008 में CW टीन ड्रामा सीरीज वन ट्री हिल में जैक डैनियल के रूप में उनकी आवर्ती भूमिका थी। इसके अलावा उन्हें द मेंटलिस्ट, हाउस, मॉन्क, द ऑफिस, इन प्लेन साइट और पेरेंटहुड जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं में कई एक एपिसोड के अतिथि स्थान मिले। 2010 में वो सुपरहीरो फिल्म किक एस में मुख्य किरदार के सबसे अच्छे दोस्त टॉड हैंस की सहायक भूमिका में दिखाई दिए। अमेरिकन हॉरर स्टोरी के दूसरे सीजन में अपनी भूमिका के साथ शेड्यूलिंग टकराव के कारण पीटर्स 2013 की अगली कड़ी में अपनी भूमिका को दोबारा करने में असमर्थ थे। 2011 वर्तमान अमेरिकन हॉरर स्टोरी क्विकसिल्वर और डेहमर। 2015 सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में पीटर्स की सफल भूमिका FX एंथोलॉजी श्रृंखला अमेरिकन हॉरर स्टोरी के पहले सीजन में किशोर टेट लैंगडन की भूमिका थी। 12 दूसरे सीजन में उपशीर्षक असाइलम में उन्होंने किट वॉकर के रूप में अभिनय किया। एक व्यक्ति पर गलत तरीके से अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया था। इस भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सीरीज, मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए सैटेलाइट अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया। 13-14 तीसरे सीजन में उपशीर्षक कॉवन में उन्होंने काइल स्पेंसर को चित्रित किया, जो एक लड़का है जिसे मार दिया जाता है और फ्रैंकस्टीन के राक्षस प्रकार के प्राणी के रूप में वापस जीवन में लाया जाता है। श्रृंखला के चौथे सीजन में उपशीर्षक फ्रीक शो में उन्होंने विकृत हाथों वाले एक सर्कस कलाकार जिमी डार्लिंग की भूमिका निभाई। 15 2014 में पीटर्स ने स्वतंत्र कॉमेडी फिल्म एडल्ट वर्ल्ड में जॉन क्यूसैक और एम्मा रॉबर्ट्स के साथ अभिनय किया। 16 पीटर्स ने 2014 की फिल्म एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट 17 और इसके 2016 के सीक्वल एक्स-मैन एपोकैलिप्स में क्विकसिल्वर पर आधारित उत्परिवर्ती पीटर मैक्सिमॉफ की भूमिका निभाई। 18 2015 में पीटर्स ने जूनो टेम्पल के साथ हॉरर फिल्म द लार्जर इफेक्ट, ड्रामा फिल्म सेफलाइट में अभिनय किया।
और अमेरिकन हॉरर स्टोरी के 5वें सीजन में जेम्स पैट्रिक मार्च नामक एक अमीर तेल व्यवसायी और सीरियल किलर की भूमिका निभाई। उपशीर्षक होटल। 2016 में उन्होंने कॉमेडी ड्रामा एल्विस एंड निक्सन में भूमिका निभाई और अमेरिकन हॉरर स्टोरी रोनोक में एडवर्ड फिलिप मॉट और रोरी मोनाहन के दोहरे किरदार निभाए। 2017 में पीटर्स ने द पायरेट्स ऑफ सोमालिया में मुख्य भूमिका निभाई और अमेरिकन हॉरर स्टोरी कल्ट में अपने प्रदर्शन के लिए क्रिटिक्स चॉइस नामांकन अर्जित किया। अगले वर्ष पीटर्स ने डकैती फिल्म अमेरिकन एनिमल्स में मुख्य भूमिका निभाई। एफएक्स ड्रामा पोज के पहले सीजन में अभिनय करके एक बार फिर रयान मफी के साथ सहयोग किया। अमेरिकन हॉरर स्टोरी क्रॉसओवर सीजन में कई पात्रों के चित्रण के साथ वर्ष का अंत किया। उपशीर्षक सर्वनाश। 2019 में उन्होंने सीक्वल फिल्म डार्क फिनिक्स में क्विकसिल्वर की भूमिका दोहराई। 19 वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा 21वीं सेंचुरी फॉक्स की खरीद के बाद एक्स-मैन से संबंधित सभी पात्रों को वापस मार्वल स्टूडियो में स्थानांतरित कर दिया गया। 2021 में पीटर्स ने डिज्नी जोड़ सीरीज वांडाविजन में एक आश्चर्यजनक उपस्थिति दर्ज की, जिसमें एक्स-मैन फिल्म श्रृंखला से उनके चरित्र का एक वैकल्पिक संस्करण चित्रित किया गया था। 20 बाद में राल्फ बोहनर नाम के एक धोखेबाज के रूप में सामने आया। 21 उसी वर्ष पीटर्स ने घोड़ी ऑफ ईस्टटाउन में अभिनय किया, जो एक परेशान पुलिस जासूस के बारे में एक एचबीओ लघु श्रृंखला थी, जिसके लिए उन्होंने लिमिटेड या एंथोलॉजी श्रृंखला में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। 2004 वर्ष के अंत में पीटर्स ने अमेरिकन हॉरर स्टोरी ब्रह्मांड में वापसी की और 10वें सीजन के पहले भाग रेड टाइड में लेखक और मनोरंजनकर्ता ऑस्टिन सोमरस की भूमिका निभाई। 2022 में पीटर्स ने रयान मफी द्वारा निर्मित नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज डेहमर मॉन्स्टर द जेफरी डेहमर स्टोरी में सीरियल किलर जेफरी डेहमर की भूमिका निभाई। 25-26 जून 2023 में ये घोषणा की गई कि पीटर्स जैरेड लेटो के साथ ट्रॉन एरिस के कलाकारों में शामिल होंगे। 27 व्यक्तिगत जीवन। 2012 में पीटर्स ने अभिनेत्री एम्मा रॉबर्ट्स के साथ डेटिंग शुरू की, जिनसे उनकी मुलाकात फिल्म एडल्ट वर्ल्ड के सेट पर हुई थी। 28 2013 में जब ये जोड़ा कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक होटल में रह रहा था, 7 जुलाई को लगभग 2:00 बजे किसी ने उनके कमरे से विवाद की आवाज सुनी और पुलिस को फोन कर दिया। गवाहों और होटल स्वीट में रहने वाले दोनों लोगों से पूछताछ के बाद अधिकारियों ने रॉबर्ट्स को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने कथित तौर पर देखा कि पीटर्स की नाक से खून बह रहा था और काटने का निशान था। पीटर्स आरोप न लगाना चाहते थे और रॉबर्ट्स को कई घंटों बाद रिहा कर दिया गया। 29 एक संयुक्त बयान में जोड़े ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना और गलतफहमी कहा और कहा कि वे इससे आगे बढ़ने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 30 पीटर्स ने मार्च 2014 में पुष्टि की कि उनकी और रॉबर्ट्स की सगाई हो चुकी है। 31 मार्च 2019 में ये घोषणा की गई कि पीटर्स और रॉबर्ट्स ने रिश्ता समाप्त कर दिया है। 32 बाद में सितंबर 2019 में पीटर्स को गायक हेल्सी के साथ चित्रित किया गया था और अगले महीने उनके डेटिंग की पुष्टि की गई थी। ये जोड़ा मार्च 2020 तक रिलेशनशिप में था। 33-34 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष पतली परत भूमिका टिप्पणियां। 2004 एडम क्लिपिंग एडम शैपर्ड। स्लीपओवर रसेल स्पंजबॉब हेस। 2007 एक अमेरिकी अपराध रिकी हॉब्स। मां का प्रिय बेटा कीथ अमान्य। 2008 उल्लेखनीय शक्ति रॉस। रात के बगीचे ब्रान राचेल। कभी मत झुको मैक्स कूपरमैन। 2010 किक एस टोड हेंस। 2011 नेवर बैक डाउन 2 द बीट डाउन मैक्स कूपरमैन। रानी फ्रैट गाय लघु फिल्म। अच्छा डॉक्टर डोनी निक्सन जेवियर हार्वे गुइलेन उच्चारण इजेंग जन्म 3 मई 1990 2-3 एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्हें 2019 की टेलीविजन श्रृंखला व्हाट वी डू इन द शैडोज में मानव परिचित गुइलेर्मो डे ला क्रूज के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। 4-5 करियर। 2022 फीनिक्स फैन फ्यूजन में गुइलेन कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में आवर्ती भूमिकाओं में दिखाई दिए हैं, जैसे कि एलिस्टेयर डेलगाडो ऑन ह्यूज 2010, कजिन ब्लॉबिन ऑन द थंडरमैन्स 2013-2018, जॉर्ज रेयस इन आई कैंडी 2015 और बेनेडिक्ट फेनविक ऑन द मैजिशियंस 2017-2018। 6 वह 2013 की फिल्म द इंटर्नशिप में भी दिखाई दिए। 7
2019 की शुरुआत में गुइलेन ने एफएक्स टेलीविजन श्रृंखला व्हाट वी डू इन द शैडोज में पिशाचों के मानव परिचित गुइलेर्मो की भूमिका निभाई है। 8 दिसंबर 2020 में प्लेटफॉर्म बंद होने से पहले वो क्विबी की साइंस फिक्शन ड्रामा सीरीज डोंट लुक डीपर में भी दिखाई देने वाले थे। 9 गुइलेन को गुइलेर्मो की भूमिका के लिए काफी प्रशंसा मिली है। द रैप ने गुइलेन को 2019 एमी दावेदारों की सूची में शामिल किया। 10 हैंक स्टीवर ने द शिकागो ट्रिब्यून में व्हाट वी डू इन द शैडोज की अपनी समीक्षा में कहा कि गुइलेन शो में कम से कम आधे लोगों को खूब हंसाता है। 8 गुइलेन मिकी माउस फनहाउस में फनी द मैजिक हाउस की आवाज प्रदान करता है। गुइलेन ने हार्ले क्विन के सीजन 3 में नाइटविंग की भूमिका निभाई। 11 2022 के दौरान गुइलेन ने पुस इन बूट्स द लास्ट विश में कॉमेडी साइडकिक चरित्र पैरेटो के लिए भी आवाज दी। 12 2023 में गुइलेन स्टीफन कोलबर्ट के साथ द लेट शो में दिखाई दिए, जहां वो प्रतिनिधि जॉर्ज सैंटोस के रूप में एक नाटक में दिखाई दिए। 13 2024 में गुइलेन ने द थंडरमैन्स रिटर्न में द थंडरमैन से कजिन ब्लॉबिन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। वो द गारफील्ड मूवी में ओडी की आवाज भी देंगे। व्यक्तिगत जीवन जॉन रुडनिट्स्की, जन्म 22 नवंबर 1989, एक अमेरिकी अभिनेता और हास्य अभिनेता है। लॉस एंजल्स कॉमेडी मंडली द ग्राउंडलिंग्स के साथ एक कलाकार के रूप में पहली बार आगे बढ़ते हुए रुडनिट्स्की ने 2015 और 2016 के बीच शो के 41वें सीजन के दौरान एनबीसी स्केच कॉमेडी सीरीज सैटरडे नाइट लाइव में एक कलाकार के रूप में अपने संक्षिप्त कार्यकाल के लिए व्यापक ध्यान आकर्षित किया। एसएनएल उन्होंने 2019 मिनी सीरीज कैच 22 में मैकवॉट की भूमिका भी निभाई है। प्रारंभिक जीवन रुडनिट्स्की हैरिंगटन पार्क, न्यू जर्सी के मूल निवासी हैं। 2 उनकी मां, करेन, न्यू जर्सी के रिजवुड में द वैली हॉस्पिटल में एक सामाजिक कार्यकर्ता है। 3 और उनके पिता, स्टीवन, आतिथ्य उद्योग में एक व्यवसायी है। 4 रुडनिट्स्की ने ओल्ड टप्पन में नॉर्डर्न वैली रीजनल हाई स्कूल में पढ़ाई की। 5 बाद में उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अभिनय का अध्ययन किया। उनके मामा संयुक्त राज्य अमेरिका में इजराइल के पूर्व राजदूत माइकल ओरेन हैं। 6 रुडनिट्स्की यहूदी हैं। 7 करियर रुडनिट्स्की ने ग्राउंडलिंग्स के साथ प्रदर्शन किया। 31 अगस्त 2015 को ये घोषणा की गई थी कि रुडनिट्स्की शो के 41वें सीजन के लिए एक विशेष खिलाड़ी के रूप में सैटरडे नाइट लाइव के कलाकारों में शामिल होंगे। 9-10 उस सीजन के तीसरे एपिसोड में रुडनिट्स्की ने एक स्केच में एंडरसन कूपर को डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की बहस के लिए मॉडरेटर के रूप में चित्रित किया, जिसके लिए उन्हें कूपर से आलोचना मिली। 11 उन्होंने वुल्फ ब्लिट्जर, जॉन मेयर, मार्टिन स्कॉर्सेज, टॉम क्रूज और व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयोजित सीजन 41 के एपिसोड में एक ड्रेस रिहर्सल स्केच में के इंप्रेशन भी बनाए हैं, जबकि वीकेंड के लिए एक डर्टी डांसिंग स्केच भी बनाया है। अपडेट, जिसे सीजन के लिए उनके उच्च बिंदुओं में से एक के रूप में देखा गया था। 12-9 अगस्त 2016 को ये बताया गया कि रुडनिट्स्की अगले सीजन के लिए शो में वापस नहीं आएंगे। 13 2017 में रुडनिट्स्की ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होम अगेन में रीज विदरस्पून के साथ अभिनय किया। 14 2018 में जॉन ने नेटफ्लिक्स रिलीज सेट इट अप में माइक की भूमिका निभाई। उन्होंने एनबीसी पायलट रिलेटिवली हैप्पी में जेन लिंच और जेनेविव एंजल्सन के साथ अभिनय किया, जिसे पसंद नहीं किया गया। 15 मार्च 2020 में रुडनिट्स्की को म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला द बिग लीप में माइक डेवरीज के रूप में लिया गया, जिसका प्रीमियर 20 सितंबर 2021 को फॉक्स पर हुआ। 16-17 फिल्मोग्राफी फिल्मी भूमिकाएं वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2011 एक बना हुआ आदमी आवाज लघु फिल्म 2013 यहूदी भूख खेल पीता हम्मज एफी ट्रिंकेट लघु फिल्म 2014 छिपे हुए मंदिर की किंवदंतियां मूवी बार संरक्षक लघु फिल्म 2 बिट वाल्ट्स लड़का द ग्रेट अमेरिकन कॉमेडी टूर हंसी फैक्ट्री मेजबान लघु फिल्म 2015 क्लिंट हॉवर्ड ने मिला जोवोविच और फ्रेड विलार्ड के साथ पिप्पी लॉन्गस्टॉकिंग को रीबूट किया असियस लघु फिल्म घपला बरछा 2017 फिर से होम जॉर्ज 2018 गर्मी के दिन गर्मी की रातें मेल लो इसे स्थापित माइक कोई भी मूर्ख नहीं बेंजी 2020 मेरे सारे जीवन में क्रिस बारटेंडर 2023 युवा पत्नी डेव बोर्डवॉक के नीचे सर्व कूची आवाज
इच्छा दा जेफ जेरी ड्रेहेम, जन्म 1963, एक अमेरिकी फिल्म संपादक हैं। वो ज्यादातर हॉलीवुड उद्योग में काम करते हैं, खासकर एनिमेशन में। 1 उन्होंने 1997 के वीडियो गेम डिज्नी की एनिमेटेड स्टोरी बुक हरक्यूलिस से शुरुआत की। उनके फिल्म क्रेडिट में द प्रिंसेस एंड द फ्रॉग, फ्रोजन, मोआना, फ्रोजन 2 और विश शामिल हैं। 3 उन्होंने एक एडी पुरस्कार जीता है और 2 एडी और एनी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। 4 प्रारंभिक जीवन। जेफ ड्रेहेम का जन्म 1963 में जन और जेरी ड्रेहेम के घर हुआ था, जो उस समय ओमाहा में रहते थे। उन्होंने 1981 में मिलाड हाई स्कूल से हाई स्कूल में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने नेब्रास्का लिंकन विश्वविद्यालय और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में फिल्म और प्रसारण पत्रकारिता का अध्ययन किया। 1 करियर। स्नातक स्तर की पढ़ाई पर उन्होंने ओमाहा में मोरिन एडवर्टाइजिंग और केपीटीएम टेलीविजन में काम किया और ऑरलैंडो में एविड इंक में वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन किया। वो 1994 में वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो में शामिल हुए और फ्लोरिडा डिवीजन के लिए मुख्य संपादक के रूप में काम किया, विज्ञापनों, वृत्तचित्रों और थीम पार्क प्रस्तुतियों के लिए एनिमेशन तैयार किया। वहां से उन्होंने धीरे धीरे एनिमेटेड शॉर्ट्स और फिर फीचर फिल्मों तक काम किया। ब्रदर बियर, द प्रिंसेस एंड द फ्रॉग और अकादमी पुरस्कार विजेता 2014 शॉर्ट फीस्ट जैसी फिल्मों पर काम किया। 5 बाद में उन्होंने फ्रोजन, मोआना, फ्रोजन 2 और विश पर काम किया। 2 व्यक्तिगत जीवन। वो अपनी पत्नी एड्रियन और अपने 2 बच्चों के साथ वालेंसिया, कैलिफोर्निया में रहते हैं। 1-5 फिल्मोग्राफी। संपादक। वर्ष, काम, टिप्पणियां, संदर्भ। 1997 डिज्नी की एनिमेटेड स्टोरी बुक हरक्यूलिस, वीडियो गेम 6। 2007 अपने होम थिएटर को कैसे जोड़ें, छोटा। 2009 राजकुमारी और मेंढक। 2010 तैयारी और लैंडिंग स्टॉकिंग स्टफर, ऑपरेशन सीक्रेट सांता, टीवी लघु। 2011 नैसी का गीत, छोटा। तैयारी और लैंडिंग, शरारती बनाम अच्छा, टीवी लघु। 2013 जमा हुआ। 2014 दावत, छोटा। 2015 जमा देने वाला बुखार। 2016 मुआना। 2019 जमे हुए द्वितीय। 2023 इच्छा। संपादकीय विभाग। वर्ष, काम, काम, टिप्पणियां, संदर्भ। 1996 पिनोचियो, संपादक, एनिमेशन, वीडियो गेम 6। पोकाहॉन्टस, संपादक, एनिमेशन, वीडियो गेम। 2000 जॉन हेनरी, पर्यवेक्षण संपादक, छोटा। 2003 भालू भाई, एसोसिएट एडिटर। 2005 क्रोनक का नया ग्रूव, प्रमुख संपादक, वीडियो। 2006 भाई भालू 2, पर्यवेक्षण संपादक, वीडियो। 2008 द लिटिल मरमेड, एरियल की शुरुआत, अतिरिक्त संपादक, वीडियो। 2014 लेजेंड्स ऑफ ओज, डोरोथीज रिटन, एसोसिएट एडिटर। 2016 जूटोपिया, अतिरिक्त संपादकीय समर्थन। एक तनावपूर्ण एनिमेटेड संगीत है जो कंपनी की सबसे प्रिय फिल्मों का स्पष्ट रूप से संदर्भ देती है। एक ऐसी रणनीति जो ज्यादातर उजागर करती है कि स्टूडियो की प्रस्तुतियां कितनी विलक्षण हुआ करती थी। 76 न्यूयॉर्क टाइम्स की एमी निकोलसन ने लिखा है कि अजीब तरह से बल्कि दिलचस्प रूप से यह एक आध्यात्मिक क्रांति के बारे में एक फिल्म है। क्या आशा, एक मानवतावादी, द्वीपवासियों को कढ़ाई वाले वस्त्र में उस व्यक्ति को अस्वीकार करने के लिए मना सकती है जो उपदेश देता है कि वह अकेले ही चमत्कारों का माध्यम है? 77 रान हाल के पात्रों की एक पूरी रोल कॉल के बारे में कुछ तात्कालिक चुटकुलों के साथ 100 साल पूरे करना उचित प्रतीत होता है। इस तरह के दुर्जेय पुराने कैटलॉग का लाभ उठाने का ये बेहद निराशाजनक तरीका है। 73 द हॉलीवुड रिपोर्टर के लोविया ग्यारके ने लिखा है कि अपने अधिक सफल क्षणों के दौरान भी विश का जादू विफल हो जाता है। फिल्म अपने उद्देश्य से बोझिल हो गई है, भविष्य में उड़ान भरते हुए डिज्नी की पुरानी यादों का आनंद लेना। 74 वैरायटी के ओवन ग्लीबरमैन ने लिखा, विश के पीछे की रणनीति यह प्रतीत होती है शन द ग्रेटेस्ट शोमैन से लेता है, जिसका अर्थ है बहुत सारे टब थंपिंग नंबर जो एक विषय पर विविधताओं की तरह लगते हैं, लेस मिजरेबल्स के वाये रूपांतरण से उस फिल्म के धमाकेदार दिस इज मी की तरह। यहां हर गाना एक अति प्रतिक्रिया की तरह लगता है और गीत की शब्दाडंबरता झिझक आरक्षण के साथ गाया जाता है। एनिमेशन की सादगी के साथ जार करती है और यह स्नो वाइट पैलेट है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि शुक्र है यह अपने स्वागत से परे नहीं है, लेकिन बाम्बी, मैरी पॉपिंस और पीटर पैन, साथ ही अंतिम क्रेडिट के द
दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो ये 8 नवंबर 2023 को ईल्स कैपिटल थिएटर में रिलीज़ की गई थी और इसके बाद 22 नवंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट के अंदर। साथ ही साथ इसी के बाद इसे 175 से 200 मिलियन के बजट में बनाया गया था। उसने इसी के बाद जो कलेक्शन दिया तकरीबन 255 मिलियन का कलेक्शन दिया, जो कि इस मूवी के लिए बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन था। सभी ने एक दूसरे से तारीफ की और अब OTT प्लेटफॉर्म ये जियो सिनेमा पर हमें देखने का मतलब बाकी आप यूट्यूब या प्ले मूवीज़ पर जाकर आप इस रेंट पर देख पाओगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।